मैं शायद इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की थी, तभी ही तो मेरे साथ ये सब हो रहा था। मैं इस घर में अकेली हूँ। यहाँ मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी फरियाद सुन सके। कोई तो ऐसा हो जिससे मैं बात कर सकूं, इतना ही बता सकूं कि मैं तकलीफ में हूँ। फिर भले ही वो मेरी तकलीफ का हल करें या नहीं, पर कम से कम मेरी बात को तो सुन ले। इतनी राहत तो मिल जाए मुझे कि मेरा दिल हल्का सा हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे नसीब ने आसानी लिखी ही नहीं है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे यहाँ कैद किया गया है। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ रखा गया है। मुझे यहाँ पर कैद करने वाला एक बहुत बुरा इंसान है। वो रोज यहाँ आता है, पर सिर्फ रात को ही आता है। मेरे सामने खाना रख देता है। मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो गई है, पर कई सालों से एक ही शक्ल देखी है मैंने। मुझे मेरे माँ बाप की बहुत याद आती है। अगर आज वो जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे ये बुरी खबर मिली थी कि मेरा नाम ईमान है। मैं अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहती थी। मेरी उम्र 13 साल थी। मेरी माँ ये खूबसूरत और हसीन औरत थी। उनके हुस्न के किस्से सारे खानदान में मशहूर थे। सब उनके गिरवेदा नजर आते थे और मेरे बाबा को खुशकिस्मती कहते थे, और बेशक ऐसा ही था। पर एक दिन हमें एक महफूज खबर मिली कि मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही जान बेहक हो गई। जब यह खबर हमारे घर पहुंची तो हमारे घर में जैसे खयामत ही आ गई थी, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सब हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन बाद इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी माँ बुरी तरह रोने लगी और मेरी जिंदगी में भी तूफान आ गया था। इसी तरह कुछ महीने गुजरे थे कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरे बाबा पापा के खानदान में से कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था और मेरी माँ का कोई खानदान नहीं था। मेरी माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। वो अकेले मेरा बोझ नहीं उठा सकती थी। इसने एक अशराफ नामी आदमी से शादी कर ली, जिसका पहले से ही एक बेटा भी था, लेकिन बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं इस वक्त 13 साल की थी और इसका बेटा 16 साल का था। मुझे तो अभी भी लोग यही कहते थे कि ये बच्ची लगती है, लेकिन वो जवान लड़का था और इसका नाम अहमद था। अशरफ मेरे बाबा से ज्यादा अच्छी कमाई करता था और इसका अपना कारोबार था। इसने मेरी माँ से निकाह कर लिया और हमें अपने साथ दूसरे शहर ले गया। यह इंसान शक्ल से ही बहुत ज्यादा गुस्से वाला और जालिम लगता था, जो थोड़े बहुत लोग हमें जानते थे। इनका कहना था कि मेरी माँ ने बिल्कुल सही फैसला किया था, क्योंकि अभी वो जवान थी और वक्त पर इसने सही इंसान से शादी कर ली, जिसके पास पैसे भी थे और वो इसे अपनी बीवी बनाने को तैयार था। इस बात पर मैं बहुत हैरान थी कि मेरी माँ ने शादी करने में बहुत जल्दी की थी। मेरे बाबा को इस दुनिया से गए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्होंने दूसरी इंसान से शादी कर ली थी और वह इनके साथ बहुत खुश थे। एक दिन मैंने इनको कहा कि क्या आपको बाबा की याद नहीं आती? तो मेरी माँ का कहना था कि किसी को याद करने से वो वापस नहीं आता, लेकिन इसको भूल जाने से जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। अगर मैं तुम्हारे बाप की यादों को दिल से लगाए बैठी रहूंगी तो फिर अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी? और अगर मैं दुनिया वालों के लिए उदासी का लुबादा ओढ़ भी लूं, तो इसके बाद क्या वो लोग मुझे देख के कहेंगे कि बेचारी का शौहर इस दुनिया से चला गया, लेकिन देखो कितनी उदास है, किससे शादी भी नहीं की, इसने अपनी बच्ची के लिए जी रही है। पर वही लोग जब अपने घर जाएंगे तो इनके घर में इनका हमसफर भी होगा, बच्चे भी होंगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अगर मैंने वक्त पर अपने और तुम्हारे लिए सही फैसला कर लिया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी माँ का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि जब हम दूसरे शहर में गए तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी और मुझे 1 साल तक तो स्कूल में दाखिला नहीं करवाया गया। बस यही कहते रहे कि आज करवाएंगे, कल करवाएंगे। इसके बाद मुझे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया गया, जबकि अशरफ का अपना बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और 1 साल के बाद वो एक प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ने लगा। प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है,
लेकिन इसे अपने बेटे के खर्चे से कोई मसला नहीं था, जबकि मुझे जेब खर्च में से सिर्फ इतने पैसे दिए जाते थे कि मैं इससे कोई ऐसी चीज नहीं ले सकती थी जिससे मेरा पेट भर जाए। अशरफ और मेरी अम्मी एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे कि जैसे इन दोनों की पहली शादी है, और शादी को भी 3 दिन ही हुए हैं, जबकि शादी को 1.5 साल हो गया था और वक्त गुजरता ही जा रहा था। इन दोनों की हंसी मजाक और मोहब्बत खत्म नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि ये पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके। और अब सालों बाद एक दूसरे को मिल गए हैं तो एक दूसरे के लिए दीवाने और पागल से हो गए हैं। मुझे इस घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आती थी। अशरफ ने ना तो कभी मेरे सर हाथ रखा, ना ही मुझसे पूछा कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरी माँ कहती थी कि वही तुम्हारा बाप है, इसलिए तुम इसको बाबा कहा करो, लेकिन ये लफ्ज मेरी जबान से अदा ही नहीं होता था। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मुझे इसे बुलाना ही ना पड़े, और ना जाने कितने महीनों तक मैं इसे बुलाती भी नहीं थी। अगर कभी हम लोग अकेले होते हैं, मेरी माँ आसपास नहीं होती, तो मैं इसे अंकल ही कहती थी। अगर मेरी माँ आसपास होती तो बामुश्किल मेरी जबान से बाबा का लफ्ज निकल जाता था, लेकिन वो मेरा बाप नहीं था और इसमें बाप जैसी कोई बात भी नहीं थी। इसने अपने बेटे को बड़ा मोबाइल लेके दिया, जबकि मेरे लिए इसने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने मोबाइल पे कोई गेम वगैरह तो नहीं खेली थी, मुझे इस पर पढ़ाई करनी थी, क्योंकि मेरे लिए तो ट्यूशन भी नहीं रखा जा रहा था, और अपने बेटे को तो वो बहुत बड़ी ट्यूशन में भेजता था। अम्मी को कहा तो उन्होंने कहा कि अपने बड़े भाई से पढ़ लिया करो, वो तुमसे बड़ी क्लास में है, तुम्हें पढ़ा देगा। लेकिन जब मैंने इससे कहा तो इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह बैठ के ट्यूशन पढ़ाऊं। एक तो मुझे ऐसे स्कूल में डाला गया जहां पर ठीक से तवज्जो नहीं दी जाती थी, ऊपर से मेरे लिए किसी ट्यूशन का इंतजाम भी ना किया गया। तो फिर मेरे साथ यही होना था कि मैं पढ़ाई में पीछे जाने लगी, मेरे नंबर कम होने लगे और पढ़ाई मेरे दिमाग से निकलने लगी। अब मेरा पढ़ने का दिल ही नहीं करता था। मैं 16 साल की हो गई और मैंने मुश्किल से मैट्रिक कर लिया। इसके बाद मैंने पढ़ाई करने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने मुझे एक दफा कहा कि ऐसा नहीं करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन जब अशरफ तक ये बात पहुंची तो इसने कहा कि इसकी जो मर्जी वो करे, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, इसे मजबूरन नहीं करो। जाहिर है जो थोड़े बहुत पैसे वो मुझ पर खर्च कर रहा था, इसके वो भी बच जाते थे, इसलिए इसे क्या मसला है। एक दिन मेरी माँ की एक कजिन थी जो हमारे घर मिलने के लिए आई थी। वो भी इसी शहर में रहती थी। वो बाहर के मुल्क चली गई थी, लेकिन 2 साल से वापस आ गई थी। इसे सब कुछ पता चला तो वो मेरी माँ से मिलने चली आई। मुझे मेरी माँ ने इसके पास नहीं बैठने दिया, लेकिन मैं इनकी बातें जरूर सुन रही थी। इसने कहा तुम्हारी जवान बेटी है और तुमने दूसरी शादी कर ली। देखो जिन औरतों की जवान बेटियां होती हैं, इनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। मेरी माँ ने कहा क्यों, अगर मेरी जवान बेटी है तो इसका मतलब कि मेरा दिल मर गया है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहना चाहती हूँ। इसने कहा था जब एक माँ अपनी औलाद को अपनी गोद में थाम लेती है तो फिर अपने लिए इसका दिल मर ही जाता है। फिर वो सब कुछ अपनी औलाद के लिए करती है, उसके लिए ही जिंदा रहती है। तुम्हारी बेटी जवान है और तुमने इस घर में इसे 2 नामहरम मर्दों के साथ रखा हुआ है। ना तो ये लड़का इसका कुछ लगता है और ना ही तुम्हारा दूसरा शौहर। तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह खूबसूरत होती जा रही है, क्या तुमको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? मेरी माँ ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी हमें यहाँ पर रहते हुए काफी अरसा हो गया है। अगर कुछ बुरा होना होता तो पहले ही हो जाता। तुम हमारे घर आई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मेरे दिल में वसवसे मत डालो, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। अशरफ भी एक अच्छा इंसान है और इसका बेटा भी। मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं है और ना ही मेरी बेटी को। इसने कहा कि लगता है तुम इस शहर में नहीं रहती, तुम्हें पता है ना कैसे कैसे मामलात होते हैं, और इस तरह के केस तो हजारों पड़े हुए हैं। मेरी माँ का कहना था कि इस दुनिया में तो लोग मर भी जाते हैं, लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो फिर क्या करें, एक दिन सबने मर जाना है। हमें क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला, हमारे नसीब में क्या लिखा है। इन दोनों की बहस होने लगी और जाते जाते वो औरत इतना जरूर कह गई
कि तुम खुद गरज औरत हो। शायद वो मेरी माँ को ठीक ही कह रही थी। मेरी माँ ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ बीमार रहने लगी और 6 महीने के अंदर ही बिस्तर पर पड़ गई। ना जाने उनको कौन सी बीमारी लग गई थी। डॉक्टर कहते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। इस वजह से ही इसके आधे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया था और वो अपनी खूबसूरती खो चुकी थी। बीमारी इंसान की खूबसूरती छीन लेती है। मैं इनका बहुत ख्याल रखती थी और अशरफ भी इनका इलाज करवा रहा था, लेकिन इसने इलाज में गफलत बरतनी शुरू कर दी थी। शायद वो भी तंग आ गया था। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए वो दिन बहुत बुरा था। मेरी माँ जैसी भी थी, वो मेरे लिए तो मेरी आखिरी सहारा थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे वो किसी काबिल नहीं थे, और एक औलाद के लिए इसकी माँ से ज्यादा महफूज सहारा और क्या हो सकता है। मेरी जिंदगी में दूसरा बड़ा तूफान आ गया था और मैं पहले ही एक तूफान देख चुकी थी, इसलिए जानती थी कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं अभी भी इसी घर में रह रही थी। मेरी माँ को गए 1 महीना हो गया था जब मुझे यह खबर मिली कि अशरफ ने घर की नौकरानी को निकाल दिया है, और जाहिर है कि अब सारे काम मुझे ही करने थे। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती थी और बुरी तरह थक जाती थी। मुझे काम करने की आदत नहीं थी। अशरफ तो एक अमीर इंसान था। इसने भी मेरी माँ से काम नहीं करवाया था। हमेशा घर में नौकरानी रहती थी जो पूरा दिन घर के काम भी करती थी और खाना वगैरह भी बनाकर जाती थी। लेकिन अब ये सारे काम मुझ पर पड़ गए थे और घर में आना जाना भी बहुत ज्यादा हो गया था। मैं पूरा दिन की थकी रहती। मुझे तो मेरी माँ को याद करने का वक्त भी नहीं मिलता था, क्योंकि काम भी खत्म नहीं होते थे। फिर जब रात होती तो अम्मी अब्बू दोनों की बहुत याद आती थी। दिल करता था कि मैं भी इनके पास चली जाऊंगी, मेरी जिंदगी के अजाब खत्म हो जाएं। अशरफ मुझे पूछा तक नहीं था कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, क्या मैं बीमार हूँ या मुझे किसी दवाई या नए कपड़ों की जरूरत है। अपनी माँ के कपड़े ही पहन लिया करती थी। एक दिन इससे मिलने के लिए इसका कोई दोस्त आया हुआ था। जब मैं चाय रखने के लिए वहां पर आई, दरअसल ये इसका दूर पार का कजिन भी था जो पहले भी आता जाता रहता था। इसने कहा कि यही है तुम्हारी बीवी की बेटी। मैंने इतना सुन लिया तो वहां से चली गई, लेकिन फिर इनकी बातें सुनने पर मजबूर हो गई। अशरफ ने कहा कि हाँ यही है। इसने कहा जवान हो गई है और बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह ही खूबसूरत होती जा रही है। तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? अशरफ का कहना था कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अभी तो घर पर ही रहती है, घर के काम करती है। पढ़ाई करने से इसने खुद इनकार कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि काश मैंने पढ़ाई करने से इनकार ना किया होता। मेरा आधा दिन तो बाहर गुजर जाता, मैं कुछ बन जाती, कुछ कर पाती अपने लिए। लेकिन अब खाली मैट्रिक करके मुझे क्या मिलने वाला था, और अगर अब मैं पढ़ाई करने की बात करती तो मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलनी थी, क्योंकि मेरे बगैर ये घर नहीं चलता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे किसी हलचल की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और ख्वाब में ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। शायद लाइट गई हुई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरे कदमों के पास एक नौजवान खड़ा था। मैं इसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये कोई मर्द है। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और 5 मिनट के बाद अशरफ लाइट लेके इस तरफ आया और इसने कहा कि क्या हो गया है, क्या शोर डाला है। मैंने कहा कि मेरे कमरे में कोई था। इसने आसपास देखा। इसने कहा कि कोई भी नहीं था, तुमको वहम हुआ होगा। वैसे भी घर का दरवाजा बंद है और कोई अंदर आता तो सबसे पहले मुझे पता चलता है। दरवाजे के आगे ही तो मेरा कमरा है। ये बात तो ठीक है, अगर कोई अंदर आता तो सबसे पहले उसी ही पता चलता। वैसे भी वो दरवाजा खोल के सोया करता था। इसने कहा कि चुपचाप सो जाओ, लेकिन इसके बाद मुझे नींद ना आई। जब लाइट आई तो मैं लाइट ऑन कर दी। मैं सारी रात लाइट ऑन करके ही कमरे में बैठी रही और रोती रही। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। अशरफ ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि कहाँ? इसने कहा कि सवाल नहीं करो, जरूरी काम है। वो मुझे अपने साथ किसी जगह ले गया। जब इसने दरवाजा खोला तो ये एक छोटा सा घर था जिसको घर कहना भी मुनासिब नहीं था। ये बिल्कुल
ऐसा घर था जिसे किसी ने बहुत मजबूरी में बनाया और यहाँ एक से ज्यादा लोग नहीं रह सकते थे। घर की हालत बहुत बुरी थी, थोड़ा सामान पड़ा हुआ था। इसने कहा कि तुम इस घर को साफ करो, सफाई का सामान मैं ला कर देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। दिल में सोचने लगी कि अब मुझे लोगों के घरों के काम करवाने के लिए भी ले जाता है। मैंने इस घर को जितना हो सका साफ किया, जो बिस्तर पड़े थे इनको साफ करके रख दिया और एक कमरे को सोने के काबिल बनाया। किचन भी साफ किया, सारे बर्तन धो दिए, जाले भी उतारे। जितना मुझसे हो सका था मैंने कर दिया। थोड़ी देर के बाद अशरफ आया तो इसके हाथ में कुछ ऐसी चीजें थी जो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जैसे पानी पीने के लिए गिलास वगैरह। मैंने कहा कि ये किसका घर है, काम हो गए हैं? मेरा मतलब था कि अब यहाँ से चलते हैं। इसने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने, काम तो हो गई, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं ही जाऊंगा, क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारा घर है, तुम इसमें रहोगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर क्यों रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वैसे भी तुम मेरी मरहुमा बीवी की बेटी हो, मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता, और मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। इसने बस इतना कहा और बाकायदा वहां से जाने लगा। मैं इसका हाथ पकड़कर इसे रोक नहीं सकती थी, इसके पीछे पीछे गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। इसने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अकेले रहते हैं, तुम यहीं पर रहो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा और तुम्हारे लिए खाना भी लाया करूंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बुरा ख्वाब देख रही हूँ जो अभी टूट जाएगा, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा था। अशरफ ने दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। मैं थोड़ी देर वहीं पे खड़ी रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैंने आसपास देखा। थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया। जब मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से लॉक था। वो मुझे यहाँ पर कैद करके गया था और मेरे लिए 2 टाइम का खाना रख के चला गया था। अगले दिन तक मैं एक जगह पर बैठी थी, ना जाने किस टाइम सो गई। सारी रात तक रोती रही। अगले दिन यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज भी ले आया था और इसके अंदर 2-3 दिन का खाना रख के चला जाता था। वो दिन में एक बार जरूर आता था। फ्रिज के अंदर 2-3 दिन का खाना रहता था और वहां से चला जाता था। मैं इसे कहती थी मुझे यहाँ से ले जाए, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं देता। हर सवाल का यही जवाब होता था कि अब तुम्हें यहीं पर रहना है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो काम मैं तुम्हारे लिए कर ही नहीं सकता वो बार बार मुझे ना कहा करो। फिर एक दिन दरवाजे में हलचल हुई। जब दरवाजा खोला तो सामने अशरफ खड़ा था। रात का वक्त था, इस वक्त इसका यहाँ का क्या काम था। मैं डर गई। इस बात को 2 महीने गुजर गए थे। मैं इस घर में रहती थी। मुझे अशरफ की शक्ल से भी नफरत हो चुकी थी। मेरी जिंदगी इसके घर में कैद हो गई थी। मुझे यहाँ पर कैद किया गया था। यह कैद नहीं थी तो और क्या था कि वो मुझे यहाँ पर लॉक करके जाता था और सिर्फ खाना देने के लिए आ जाया करता था। मेरे पास करने के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं होता था। मैं दिन किस तरह गुजार लेती थी मुझे पता नहीं चलता था कि रात है या दिन। दरवाजे के पास खड़ी रहती, लोगों की आवाजें सुनती रहती। एक दफा हिम्मत करके किसी को पुकारने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी इस तरफ नहीं आया था, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा था कि ये घर जरा साइड पर बना हुआ था। इसके आसपास कोई घर नहीं था और ये सिंगल स्टोरी घर था। इसका कोई छत भी नहीं था, ऊपर भी नहीं जा सकती थी। यहाँ से ना तो चांद नजर आता था और ना ही आसमान, ना बारिश नजर आती थी, ना धूप नजर आती थी। अगर लाइट चली जाती तो घर के अंदर ऐसा अंधेरा हो जाता था कि जैसे अपना आप भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे घर में तो कोई भी रहे तो वो पागल ही हो जाएगा। और मेरे ऊपर दूसरा अजाब ये था कि मुझे यहाँ पर कैद किया गया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने क्या किया था। मेरा सौतेला बाप इतना बुरा निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसने साबित कर दिया कि वो सौतेला बाप था और सौतेला बाप कभी भी अपने सौतेली बेटी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, बल्कि मेरी माँ को समझ जाना चाहिए था और अपनी जिंदगी में कोई कदम उठाना चाहिए था। लेकिन इसे क्या पता था कि वो अचानक से बीमार होकर इस दुनिया से चली जाएगी। अब कौन था मेरी मदद करने वाला? मेरा तो सब कुछ लुट चुका था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था।
मुझे अपनी जिंदगी से नफरत थी। मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरने लगे थे। अब तो अशरफ भी हफ्ते में 2 दफा ही आया करता था। नया पुराना खाना खाकर मैं बीमार भी रहती थी तो खुद ही ठीक हो जाती थी। इस दौरान इसने सिर्फ इतना कर्म किया कि इस घर में मेरे लिए एक टीवी लगा दिया जिस पर इसी तरह के ड्रामे देखती रहती थी, जिसमें लड़की के साथ जुल्म होता है और अपने ऊपर तरस खाती रहती थी। कहते हैं कि अपने ऊपर तरस खाने वाला इंसान बड़ा ही बेवकूफ होता है और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। पर मेरे पास खोने के लिए रह क्या गया था। मुझे लगता था कि ये सब कुछ कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। अशरफ घर आया और मैंने इसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा कि खाना रखने आया है तो खाना रख के खुद ही चला जाएगा, लेकिन आज इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। इसने कहा कि बाद में बताऊंगा। वैसे भी मुझे कोई बात नहीं बताता था, लेकिन जाने का सुनकर मेरे दिल में उम्मीद जागी थी कि अगर कहीं मुझे जान से मारने भी लेके जा रहा है तो कम से कम इस घर से निकल तो जाऊंगी। वो गाड़ी लेकर आया था, हम लोग यहाँ से निकल गए और मैंने महसूस किया कि हम लोग अपने घर की तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन 5 साल में काफी कुछ बदल गया था। नए घर और इमारतें बन गई थी। अशरफ कुछ बोल नहीं रहा था। मैं चुपचाप बैठी थी। हम लोग घर में आ गए तो घर में कोई भी नहीं था। मेरा सौतेला भाई भी यहाँ पर नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे इस घर में कोई तकरीब हुई हो, कोई शादी हुई है या इस तरह का कुछ हुआ है। इसने मुझे कहा कि तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। मैंने ऐसा ही किया और अब वो मेरे सामने बैठा था। बिला आखिर वो मेरे किसी सवाल का जवाब देने वाला था। इसने मेरी माँ की तस्वीर पकड़ रखी थी और कहा कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वो अचानक इस दुनिया से चली गई। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था, जिसको मैं आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तुम इसकी आखिरी निशानी हो। मैं दिल में सोचने लगी कि इसकी आखिरी निशानी हो, तभी तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। इसने कहा कि तुमको याद है कि एक दिन तुम रात को चिल्लाते हुए उठी थी और तुमने कहा था कि मेरे कमरे में कोई है। मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है। इसने कहा कि इस वक्त मुझे पता था कि तुम्हारे कमरे में कौन आया था। वो तुम्हारा ओहम नहीं था, बल्कि मेरा बेटा तुम्हारे कमरे में आया था, जिसकी नीयत तुम्हारे लिए बुरी थी। वो पहले भी मुझसे इस तरह की बात किया करता था और तुम्हें अजीब नजरों से देखा करता था। इसने घर की नौकरानी को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए मैंने घर की नौकरानी को भी निकाल दिया था। लेकिन तुम्हें तो घर से निकाल नहीं सकता था। तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। और जब इस दिन रात को वो तुम्हारे कमरे में आया तो मैं बुरी तरह परेशान हो गया कि किसी दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं बेखबर ही रह जाऊंगा, फिर तुम्हारी माँ को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हें इस घर में रख दिया ताकि तुम इसके शर से महफूज रहो और इसकी शादी करवाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन इस काम में काफी देर हो गई। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले ही इसकी शादी हो गई है। इसकी बीवी का बाप बाहर के मुल्क में होता है। इसने अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे को भी बाहर के मुल्क बुला लिया और वो दोनों ही वहां चले गए हैं। और तुम्हें इससे डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ये सब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं हैरान रह गई कि जिस आदमी को मैं 5 साल तक नफरत करती रही, वो तो मेरे लिए यही सब कुछ कर रहा था और मेरी इज्जत बचाने के लिए इसने ये सब किया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। इसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। ये लड़का भी बाहर के मुल्क होता है, शादी करके तुम्हें अपने से दीनी ले जाएगा। तुम्हारी तस्वीर दिखाई है इन लोगों को, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें पसंद कर लिया है। तुम शादी की तैयारी करो, 1-2 महीने में तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारे शौहर के साथ रुखसत कर दूंगा। फिर इसके बाद मेरी जिंदगी है, जब तक जिंदगी रहेगी गुजार लूंगा, इस घर में रह लूं। मैं तुम्हारी माँ की यादों के साथ, इसने मुझसे बहुत मोहब्बत की, मेरा बहुत साथ दिया, मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया। तुम इसकी आखिरी निशानी थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कैसे होने दे सकता था, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका भी तो नहीं था।
अशरफ ने भी फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और मैंने इनको कहा कि आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आपसे नफरत करती रही। इसने कहा कि तुम्हारी नफरत जायज थी, बस बेटा सारी जिंदगी समझदारी से रहना, किसी पर भरोसा नहीं करना। अशरफ ने 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दी। मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत और अच्छा इंसान था जो मुझे अपने साथ बाहर के मुल्क ले गया और अब मैं अपने घर में हूँ। यहाँ पर मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने अपने शौहर से कहा है कि अगले साल अशरफ से मिलने के लिए चलेंगे। वो कहता है कि हम जरूर चलेंगे। मैं इस इंसान को बुरा समझती रही, वो इतना अच्छा इंसान निकला। कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान नफरत और तासीब का शिकार हो जाता है कि सौतेला बाप है तो बुरा ही निकलेगा, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।